हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आई ए स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोग इंडिया रशिया के रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने 1 घंटे के लेक्चर्स लगभग उस टॉपिक पर ली है। वो इसीलिए बिकॉज रशिया का जो न्यूज़ में चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो वैसे भी हमें उसे डिस्कस करना था लॉन्गर पर्सपेक्टिव से। इस सीरीज का दूसरा लेक्चर हम रशिया यूक्रेन वॉर पर लेंगे और बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर हमारे मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी की एग्ज़ाम जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कॉजेज बिहाइंड द रशिया यूक्रेन वॉर एंड व्हाट वाज द इंडियाज अप्रोच। तो हम आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स बताएंगे फ्रॉम द नोट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड बिकॉज यहाँ पर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ज़रूरी है। अलोंग विथ ऑल्सो इस मैगजीन में उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं की गई है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि जब आप इस टॉपिक को कवर कर ही रहे हो तो पूरक तरीके से कवर करिए। और हमारा मकसद ही रहता है कि कोई भी आपका जब टॉपिक हम कवर करवाते हैं तो कंप्रीहेंसिव वे में कंप्लीट किया जाए। अदरवाइज अगर हमें सिर्फ रीडिंग ही करवाना होता तो अभी तक आपका मैगजीन खत्म हो चुका होता। जैसे मैं पहले भी विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स करवाता था। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा अप्रोच बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने का है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाएगी और फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई भी मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशन से आएगा, आप आराम से समझ सकोगे। और ध्यान रखिएगा, लेट्स से कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आप जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, मैं तो प्रेफर करूँगा कि जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ डिस्कशंस आती हैं, है ना, 14 या 15 मिनट की डिस्कशंस आती है डेली बेसिस पर, उसको आप जरूर सुनिए। और 14-15 मिनट्स का ऑल इंडिया मॉर्निंग न्यूज़ या फिर आप इवनिंग न्यूज़ सुन सकते हो, तो वो भी आपका ओवरलैप करेगा विथ योर न्यूज़पेपर्स। तो कभी कभी लेट से कि आपने न्यूज़पेपर ना भी पढ़ा हो तो आप उसे भी सुन लीजिएगा, तो फिर और भी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये मैंने साइड पॉइंट्स, लेकिन हाँ डिस्कशन जरूर सुना करिए बिकॉज डिस्कशंस में वो व्यक्ति होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। हम और आप उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानते हैं कुछ पार्टिकुलर मुद्दे की, या फिर यूँ कह सकते हो कि बहुत सारे मुद्दे की जो एक्सपर्ट्स जानते हैं। तो whenever you speak, whenever you listen from the experts, you will have bigger perspectives and advanced knowledge and ideas regarding the topic। ठीक है, तो उस एंगल से भी आप समझने की कोशिश करिए। दैट्स वाई न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, खासकर एडिटोरियल या फिर आप न्यूज़ डिस्कशंस का भी देखते हो तो उसमें जो एक्सपर्ट्स की राय होती है वो सब आप सुनते हो, तो उससे भी आपका बिगर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। इट इज़ ऑल लाइक दैट। ठीक है, एक व्यक्ति सब कुछ की जानकारी नहीं रख सकता, ये तो आप भी मानते हो। तो जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान बटोर कर हम नए नए इन्फॉर्मेशन अपने अंदर समाहित करते हैं, तभी तो हमारा जो परसेप्शन बेस है वो मजबूत होता है, एलोबरेट होता है। ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। होप यू अंडरस्टूड द पर्पस बिहाइंड लिसनिंग और रीडिंग द आर्टिकल्स, और साथ ही साथ आपके जो भी बेनिफिट्स हैं, वोकेबलरी, पैसेज रीडिंग, वो सब तो मजबूत होंगे ही होंगे। एंड ऑल्सो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो वही सब आपको काम भी आएगा। ठीक है, बिकॉज आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, तो लैंग्वेज कीवर्ड्स वो सब आपको न्यूज़पेपर मैगजीन सबसे आराम से मिलेंगे जब आप कवर करते हो। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया आपको, लेकिन लेट्स कम टू द मेन फोकस एरिया। तो ये बात तो आपको भी क्लियर हो गई होगी कि जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर है इसका कारण क्या रहा होगा। इतने सारे न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा उसकी मैं मदद करने के लिए जाहिर सी बात है हाजिर हूँ। तो हम काउजेज देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एज वेल एज ये भी हम देखेंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत ने क्या अप्रोच लिया है
इस यूक्रेन वॉर को लेकर। तो इन सब स्टैंड पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन 2-3 बात और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि ये सब जो बड़े पावर होते हैं, जैसे आपका रशिया, यूएसए, तो ज़्यादातर जो भी आपने वॉर देखा होगा उसमें ये सब बड़े पावर ही इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ ही साथ यही वो पावर होते हैं जो बोलते हैं कि पीस ट्रीटी ये सब साइन करिए। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर लो, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर लो, इन सब में मेजर पावर्स ही तो थे, ठीक है, इन्वॉल्व थे ना, ये तो आपको ही पता होगा। लेकिन फिर डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है कि भाई साहब न्यूक्लियर वेपन ना बनाइए, वेपनाइजेशन मत करिए, है कि नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव को भी समझना जरूरी है कि भले ही डेवलप्ड कंट्रीज बोलते कुछ और उनका जो रिस्पॉन्स रहता है वो कुछ और रहता है। तो ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम आपको मैप में लेकर चलते हैं। थोड़ा सा मैप देखना ज़रूरी है और यहाँ पर हम आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ पर्पस से भी बताएंगे कि कुछ रीजन्स आपको ध्यान में रखने, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है कि लगभग अगर कोई एरिया न्यूज़ में है तो वो एरियाज तो पूछ ही ली जाती है। और ख़ासकर जैसे आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में जब विद्रॉल हुआ यूएस का, तो आखिरकार अफ़गानिस्तान को क्वेश्चन में पूछा गया। उसी प्रकार से अब लगभग 1 साल होने वाले हैं इस वॉर को, तो उम्मीद है कि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आ जाए, तो प्रिपेयर रहिए। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका यूक्रेन है किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नो डाउट रशिया के साथ, रशिया इज इन द ईस्ट। उसके बाद आप देख लो बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, रोमानिया है, मल्दोवा है, और भी देश होंगे वो आप देख लेना। यहाँ पर पता नहीं दिया हुआ नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो एक बार मैच जरूर कर लेना, अप्रोच आप समझ लेना कि इसको देखना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ रीजन के नाम आप देख लो। ये जो आपका लुहांस्क है, ये डोनेस्क है, जो बेसिकली अभी रशिया के कंट्रोल में है, ठीक है। और खारकोव देख लो, ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1 सालों से, इसलिए ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हो सकता है आपको नॉर्थ टू साउथ ही पूछ ले, ठीक है, तो खारकोव, लोहांस्क, दोनेस्क ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये आपका क्रीमिया पेनिनसुला, जिसे रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था, विच वाज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ यूक्रेन, लेकिन 2014 में एनेक्सेशन बाय द रशिया लेड टू क्रीमिया कमिंग अंडर द रशिया, ठीक है। ये बातें हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, सी ऑफ अजोब को देख लो, है ना, सी ऑफ अजोब। तो सी ऑफ अजोब को ध्यान रखना। और साथ ही साथ ब्लैक सी, यूपीएससी ने आई थिंक कि मैप में इन जनरल भी ब्लैक सी के बारे में क्वेश्चंस पूछे, तो ब्लैक सी में सराउंडिंग कंट्रीज कौन है उसको भी याद कर लेना ज़रूरी होगा आपके लिए। तो इस अप्रोच से अगर आप चलते हो तो यहाँ से अगर लेट्स से को क्वेश्चन मैपिंग वाला आता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये डोनेस्क और लुहांस्क का हम इस्तेमाल करेंगे इस रीजन को, आपको ध्यान रखना। ये मान के चलिए कि ये ईस्टर्न रीजन में है, यानी कि ईस्टर्न ऑफ यूक्रेन, ठीक है, ये यूक्रेन है, ये ईस्टर्न पार्ट में है। तो चलिए हम लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट। तो बेसिकली ये जो वॉर है ना, इसकी शुरुआत 24 फेब को हो गई थी। लगभग अब 11 महीना हो चुके हैं इस वॉर को लेकर, लेकिन अब भी आप देखो कि ये वॉर शांत नहीं हो पा रही है, ठीक है। कहा जाता है ना, वॉर को छेड़ देना आसान है, लेकिन जब समाप्त की बारी आती है तो समाप्त करना मुश्किल है। ये आपका उदाहरण है, क्योंकि रशिया को लगा था कि भाई साहब क्या ही है यूक्रेन, अटैक करेंगे, क्लेम कर लेंगे, जिस प्रकार से हमने क्रीमिया को क्लेम किया। लेकिन आप देखो यूक्रेन की पोटेंशियल को देखो, विल पावर को देखो। हाँ, हम मानते हैं कि और भी वेस्टर्न कंट्रीज मदद कर रहे हैं, लेकिन एक विल पावर भी तो होता है कि नहीं भाई साहब हम तो झुकेंगे नहीं, है ना, पुष्पा वाला डायलॉग। तो ये कहीं ना कहीं यूक्रेन के विल पावर को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 11 महीने तक वॉर सस्टेन हो गए और रशिया
जो कि क्लेम करता है इतनी ज़्यादा मिलिट्री पावर, डिफेंस पावर, फिर भी इसको झुका नहीं पा रहा है। तो इसके कारण वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी परेशानियां हो रही है। ठीक है, और ये जो आपका मैप में हमने दिखाया, रशिया ने इस साइड से, यानी कि यूँ कह सकते हो कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, इस साइड से बेसिकली यूक्रेन को घेरने का प्रयास किया था। उसके बाद क्रीमिया में तो रशिया का प्रेजेंस था ही था, और शायद आपको भी पता होगा कि बेलारूस भी प्रो रशिया ही था, तो बेलारूस ने भी असिस्टेंट किया रशिया को। तो आखिरकार क्या कारण रहा इस वॉर का? ऐसे तो माना जाता है कि इमीडिएट कारण, जैसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ते हैं ना, कि भाई साहब बहुत सारे कारण थे, है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और एक आपका रिलीजियस, और एक था आपका इमीडिएट कारण। तो इसी प्रकार से ये जो वॉर छिड़ा ना, इसका एकमात्र एक ये कारण नहीं था कि भाई साहब यूक्रेन ने इंटरेस्ट जता दी थी नाटो के साथ जुड़ने में। इसको आप इमीडिएट कॉज मान लो, है ना, इमीडिएट कॉज, जिसके कारण रशिया काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ टू अटैक ऑन यूक्रेन। लेकिन इससे पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद थे जो कहीं ना कहीं रशिया को इंटेंसिफाई किया टू अटैक ऑन यूक्रेन। ठीक है, नाटो में इंटरेस्ट दिखाना एक फैक्टर था, लेकिन हम 5-6 फैक्टर्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो बताएगा कि हाँ ये कारण भी थे साइड बाय साइड। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द काउज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो पहला कहा जाता है शेयर्ड हिस्ट्री। शेयर्ड हिस्ट्री में सिंपली मानो कि 1990s जब आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो बिफोर दैट डिसइंटीग्रेशन यूक्रेन वाज ए पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो जाहिर सी बात है, जब अलग होने के बाद, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद दो अलग अलग सोवरेन नेशन बने, तो आखिरकार हिस्ट्री तो कॉमन ही थी ना, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, फैमिलियर लिंकेजेस थी। तो रशिया चाहेगा कि भाई साहब हमारे इन्फ्लुएंस में रहे, है ना, ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस में ना जाए। और वैसे भी आपको भी पता है कि वेस्ट की जब हम बात करते थे, मान के चलो यूएस प्लस यूरो, ठीक है, और वैसे भी रशिया का कहते हैं ना 36 का आंकड़ा रहता है यूएस के साथ, वो बात भी थी। एक तो हो गया आपका शेयर्ड हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल कहने का मतलब, बहुत सारे जो रशियन पॉपुलेशन थे वो बेसिकली इमोशनली अटैच रहे हैं यूक्रेन से। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे यूक्रेनियन पॉपुलेशन इमोशनली अटैच रहे हैं विथ रशिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शेयर्ड हेरिटेज, लिंग्विस्टिक, कल्चर, जो भी कहो, और कहीं ना कहीं इसी के ग्राउंड पर ये लोग इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन इस इमोशन को एक्सप्लॉइट किया गया बाय द लीडर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो ये बात भी कही जाती है। उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पावर, इसको समझिए। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? जैसे आप वेटिंग मशीन्स देखते होगे जो पहले ज़माने के थे, जैसे कोर्ट में लगी रहती है ना बैलेंस वाली, तो उसको आप समझिए कि एक तरफ आपका वेस्ट प्लस यूएस हो गया, एक तरफ आपका रशिया हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब यूएसएसआर का स्प्लिट हुआ तो यूक्रेन बना। तो हालांकि टसल तो अब भी है बिटवीन द वेस्ट एंड द रशिया, तो इसीलिए जो आपका वेस्ट है या यूएस है या फिर रशिया है, वो यूक्रेन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब आप मेरे घेरे में आ जाओ, है ना, या फिर आप मेरे घेरे में आ जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार का
इश्यू चलता रहा है। जो आपके देश है वो यूक्रेन पर प्रभाव डालने का प्रयास किए हैं इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन इन देयर फेवर। तो बेसिकली वेस्ट चाहता होगा कि भाई साहब आप हमारे खेमे में आ जाओ, रशिया चाहता होगा कि आप हमारे खेमे में आ जाओ। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंसेंटिव्स देने सब की प्रयास की जाती रही होंगी। ठीक है, आज भी देख लो आप कि डिस्पाइट शांत करने के बजाय आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं फ्रॉम द वेस्ट। जैसा कि मैं कल न्यूज में सुन रहा था, कल या परसों की ही बात है, तो जर्मनी और यूएस ने बेसिकली टैंक सप्लाई करने की बात कही है टू द यूक्रेन। ठीक है, ये बातें हो जाती है। उसके बाद देख लो एक्ट एज ए बफर। अब मैंने आपको लोकेशन दिखाया है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, यूक्रेन है और आपका इधर रशिया, तो ये आपका मान के चलो कि वेस्ट हो गया। वेस्ट वेस्ट की हम बात करेंगे फिलहाल, तो आप समझिए यूएस प्लस वेस्ट यूरोप जो भी है। उसके बाद इधर आपका रशिया हो गया। ठीक है, तो यूक्रेन वेस्ट और ईस्ट या फिर वेस्ट और रशिया के बीच में फंसा पड़ा है। ठीक है, अब वेस्ट और रशिया के बीच तनातनी हमेशा से रही है, आपने देखा भी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट को डर लगा रहता है कि भाई साहब अगर यूक्रेन पर प्रभाव रशिया का होगा तो रशिया आमने सामने हो जाएगा वेस्ट के साथ, तो बाद में कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रशिया को लगता है कि अगर यूक्रेन वेस्ट के खेमे में चला गया तो भाई साहब वेस्ट और हम आमने सामने हो जाएंगे, तब भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट टेंशंस इश्यू आ जाएंगी। तो इसीलिए जो दोनों देश है वो यूक्रेन को एक बफर स्टेट के रूप में ट्रीट करते हैं टू प्रिवेंट कि वेस्ट एंड रशिया आमने सामने ना हो जाए। इसलिए रशिया प्रभाव डालने का प्रयास करता है यूक्रेन को, और जो आपका वेस्ट है वो भी यूक्रेन पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है ताकि दोनों एक दूसरे के फेवर में हो जाए, या फिर यूँ कह सकते हो कि एक दूसरे के खेमे में आ जाए। तो ये बात है, यही इश्यू आप देख लो जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। जब हमारा जो रीजन था या टेरिटरी था, है ना, वो आज तो पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तान तक एक्सटेंड होता था, लेकिन पाकिस्तान के बाद क्या था, अफगानिस्तान, है ना। तो जो आपके ब्रिटिश थे उनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि भाई साहब अफगानिस्तान के रास्ते जो रशिया है या फिर अदर इंटरेस्टेड पावर है वो हम पर आकर कब्जा ना कर ले, कंट्रोल ना कर ले। इसीलिए अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में रखने का प्रयास किया, वहाँ पर उस गवर्नमेंट को बिठाने का या फिर उस रिजीम को लाने का प्रयास किया जो ब्रिटेन के फेवर में हो। ठीक है, इसलिए देखोगे आप कि अफगान एंग्लो वॉर भी हुआ। ठीक है, जिसको एंग्लो अफगान वॉर भी कहते हैं। ऑकलैंड पॉलिसी और बहुत सारी पॉलिसी मॉडर्न हिस्ट्री में आपने सुनी भी होगी। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नेपाल को आप ले लो, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही है, नेपाल एक बफर स्टेट टू प्रिवेंट चाइना इंट्रूडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच वॉज एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो वो सब बातें हो गई। तो यही समझिए, तो आप किस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री को लिंक कर सकते हैं प्रेजेंट क्राइसिस से। तो यही तो बात है, लिंकेजेज करना सीखिए एक दूसरे, जो भी आपने पढ़ा होगा, तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा आनंद आएगा आपको पढ़ने में। ये बातें हो गई। तो हमने बता दिया, आप देख सकते हो एक्ट एज ए बफर एज टेंशंस विद द रशिया राइज द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन आर इंक्रीजिंगली डिटरमाइंड टू कीप यूक्रेन अवे फ्रॉम रशियन कंट्रोल। तो वही बात है, रशिया भी चाहेगा कि यूक्रेन हमारे कंट्रोल में रहे और यूरोपियन यूनियन या यूएस कंट्रोल से दूर रहे, क्योंकि अगर आमने सामने आ गया तो टसल
होने की संभावना और बढ़ जाती है। ठीक है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर होगा तो हार्टलैंड और रिमलैंड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है। तो सब भी बात है। और भी कारण है जो हमने नोट्स में तैयार किए हैं, जैसे रशिया में ना प्रोटेस्ट, रशिया में नहीं, यूक्रेन में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है। जैसे एक मूवमेंट का आप नाम बस याद रखो जो मेंस में कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उस मूवमेंट का नाम है यूरो मैदान। नाम भी याद रह जाएगा, यूरो और मैदान दोनों को जोड़ देना। तो यूरो मैदान मूवमेंट जो यूक्रेन में चल रहा था, इट वाज ए सिविल अनरेस्ट। और बेसिकली ये इसलिए छेड़ी गई थी यूक्रेन में, 2013 में ये स्टार्ट हुई थी, बिकॉज वहाँ की जो गवर्नमेंट रही है, यूक्रेन गवर्नमेंट, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि यूरोपियन यूनियन के साथ वो एसोसिएशन एग्रीमेंट करेगी। सिंपली कहो तो यूरोपियन यूनियन के साथ मोर क्लोजरनेस हो जाती इस एग्रीमेंट के माध्यम से। तो वहाँ के जो प्रो रशियन पीपल्स थे या फिर ग्रुप्स थे, उन सब ने बेसिकली विरोध किया कि भाई साहब आप रसिया के साथ रिलेशन बनाइए, वाई यू आर गोइंग टू द ईयू। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चली। सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहाँ पर चली? तो ये जो आप देख रहे हो, मैंने एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो आपका है इस साइड, ठीक है, ये आप देखिए दोनस्क एंड लुहांस, इसको कॉमनली दोनवास भी कहते हैं, है ना, दोनवास रीजन। तो बेसिकली ये किस साइड है आप देखो तो रशिया के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर जो है रशियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहा है। और यहाँ पर के लोगों की डिमांड थी कि भाई साहब रसिया से जुड़ जाओ, है ना। और अभी आप देख सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है रशिया के द्वारा। उसके बाद एक और कारण बोला जाता है इन्वेजन ऑफ क्रीमिया। तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर इन्वेजन करके, जो कि यूक्रेन का पार्ट रहा है, तो उस पर एनेक्सेशन कर लिया। अब जाहिर सी बात है रशिया को एक मिलिट्री स्ट्रेंथ मिल गई, यहाँ पर वो अपना मिलिट्री या नेवी जो भी है वो प्रेजेंट कर सकता है, उसने किया भी। और आप देख लो जब ये वॉर छिड़ा तो क्रीमिया की तरफ से भी यूक्रेन को घेरा गया। ठीक है। और ये जो है ना क्रीमिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है रशिया के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका ब्लैक सी से जुड़ता है और ऑल्सो ये आपका रशिया को सी ऑफ अजोब से कनेक्ट करता है ना। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए, ठीक है, सी ऑफ अजोब। तो ये ध्यान रखना है, सी ऑफ अजोब मैंने आपको बोला याद रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद यूक्रेन का नाटो मेंबरशिप, ये हमने आपको बताया कि इमीडिएट काउज के रूप में आप समझ सकते हो, क्योंकि यूक्रेन ने बेसिकली अर्ज जताई नाटो को कि भाई साहब हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप को स्पीड अप करिए, हमको अलायंस में लीजिए जल्दी से। तो रशिया को तो एक प्रकार से गुस्सा ही जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि रशिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज अगर ये नाटो में जुड़ जाता तो मान के चलो कि इनडायरेक्टली ये वेस्ट का ही पार्ट हो जाता। अब एक तरफ वेस्ट और एक तरफ रशिया आमने सामने, तो फिर रशिया को तो चिंता हो ही जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे चाइना अगर नेपाल में या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर डिफेंस प्रोजेक्ट करने लगता है तो हमें चिंता हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चल रही थी। तो इसने कहीं ना कहीं रशिया को और ज़्यादा प्रेरित किया फॉर दिस वॉर। तो ये हमने बेसिक काउजेज देखा। यहाँ पर आपके 3-4 काउजेज ही थे। ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन हमने आपको 3-4 एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बताए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब जाहिर सी बात है जब इस प्रकार की वॉर छिड़ती है ग्लोबल लेवल पर तो क्या क्या बातें निकल कर आती है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो आपके मल्टीलेटरल बॉडीज़ हैं,
जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्रिएट हुए थे, यूनाइटेड नेशन की बात कर लो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF, सब की बात कर लो, फिर भी इन सब की नाकामी ही दिखती है टू कर्व दीज ग्लोबल इश्यू। ठीक है, आखिरकार हम टेररिज्म को कर्व नहीं कर पा रहे, आखिरकार इस प्रकार की जो वॉर अप्रोच निकलती है उसको हम कर्व नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली मतलब ही क्या निकलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वैसे हम पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की भी गलती नहीं ठहराएंगे, क्यों? बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन बनते किससे हैं, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होता किससे? जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उसी के स्ट्रेंथ से तो मजबूत होता है। अब जाहिर सी बात है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया लेट से, और हमने उसको पावर ही नहीं दिया, तो फिर वो मुद्दे को सॉर्ट आउट कैसे करेगा, है ना? तो इसी प्रकार से भले ही हमने ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लेकिन हमने उसको पावर ही नहीं दिया, पता चला कुछ ही गिने चुने के पावर चलते हैं, तो हाउ इट विल बी democratic, how it will be comprehensive, how it will tackle the global challenges that the world is facing now? तो सिंपल सेंस है, आपको भी समझ आने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब देख लो, जो आपका ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको भी कहते हैं हम, तो जब ये मुद्दा निकला तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जाहिर सी बात है इस एक्शन को सही तो नहीं ठहराएंगे। तो ICJ, जब ये मैटर ICJ में गया तो उन्होंने रूल किया कि रशिया को इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए मिलिट्री ऑपरेशंस जो उन्होंने स्टार्ट किया था ऑन 24 Feb 2022। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, डिस्पाइट कि ICJ का वर्डिक्ट बाइंडिंग है, बाइंडिंग मतलब जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको मानना पड़ता है, लेकिन नहीं माना। ठीक है, ये भी हो गया, पावरफुल नेशंस उनके अपने रूल्स चलते हैं, है ना? अगर यही कोई अंडर डेवलपिंग कंट्रीज करता तो जाहिर सी बात है उस पर आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती, लेकिन अब वही है, पावरफुल कंट्री है तो नहीं माना। उसी प्रकार से चाइना, चाइना का भी एक एग्जांपल याद रख सकते हो, जब साउथ चाइना डिस्प्यूट ICJ में गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो चाइना ने ICJ के वर्डिक्ट को मानने से इनकार कर दिया। क्या था ICJ का वर्डिक्ट? वर्डिक्ट ये था कि ये जो क्लेम कर रहे हो कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा ही है, या फिर जो 9 डैश लाइन जो क्लेम करते हो, है ना, तो वो बेसिकली फर्जीवाड़ा है, इस क्लेम को आप हटाइए। लेकिन चाइना ने बोला भाई साहब ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे, नहीं माना, बात वही बात हो गई ना। तो बेसिकली आपको अगर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की कमी के बारे में लिखने आएगा ना, तो आप ICJ की ये जो आपकी रूलिंग्स रही है और किस प्रकार से रशिया हो या चाइना हो इन्होंने नहीं माना है, इसको भी ऐड कर देना, तो इससे आपको अपर एज मिल जाएगा। ठीक है, और जो बातें पॉइंट्स आप लिखते हो वो तो लिखोगे, लेकिन एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो क्योंकि ये करंट से है, तो करंट से करंट रहेगा तो करंट अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे पता नहीं, लेकिन चलो ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंड ऑफ मेजर पावर, अब स्टैंड ऑफ मेजर पावर में अब एक G20 भी ले लो। G20 का जो अभी इंडोनेशिया में हुआ था ना मीटिंग, उसमें भी आपका कंडेम किया गया रसिया के इस एग्रेशन को, सभी नेशन ने कंडेम्ड किया। तो कंडेम तो कर ही रहे हैं, उसी प्रकार से G7 नेशन ने भी कंडेम किया रशिया के इन्वेजन को यूक्रेन, लेकिन कंडेम करने से क्या ही हो गया, वॉर तो अभी भी चल ही रही है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या एक्शन लिए गए? पहली बात तो एक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, जो भी आपके वेस्ट कंट्रीज हैं जैसे US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, तो इन सब ने भारी भरकम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। लेकिन यहाँ पर आप चाइना का नाम नहीं देख रहे होगे। ठीक है, बिकॉज अभी क्या हुआ है, इस वॉर के कारण चाइना और रशिया एक साथ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, चाइना का नाम लिया, हाजिर भी हो गया। चाइना रिजेक्टेड कॉलिंग रशियाज मूव्स ऑन यूक्रेन एन इन्वेजन, उन्होंने इस अटैक को इन्वेजन का नाम नहीं दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भी स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व हैं वो रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, यानी कि वही है कि वॉर को बढ़ाने से रोका जाए। एंड यहाँ पर इंडिया का भी अप्रोच आप देखोगे कि इंडिया ने भी कंडेम नहीं किया
जिस प्रकार से वेस्टर्न पावर्स ने कंडेम किया रशिया के इन्वेजन को, तो ये बात भी है। और अभी एक और पॉइंट निकल कर आती है कि जब यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश की थी जो एक प्रकार से क्रिटिसाइज करता है रशिया के इन्वेजन को, रशिया के एग्रेशन को अगेंस्ट द यूक्रेन, तो इंडिया ने इस पर वोटिंग करने से बचा था। अब आपको भी लगता होगा कि भारत का ये अप्रोच क्यों रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझिए कि भारत की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, तो जब नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है तो फिर हम वो एक्शन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। तो अगर हम लेट्स से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिखाते रशिया के प्रति, ठीक है, तो ऐसे में जो इंडिया और रशिया की रिलेशंस की जो गहराई है उस पर असर पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है ना कि चाइना की नज़दीकियाँ बढ़ रही है रशिया के साथ, तो फिर अगर हम भी रशिया से दूर जाने लगेंगे तो फिर चाइना की नज़दीकियाँ और बढ़ेगी और चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है हमारे रेस्पेक्ट में, और हमारे जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट सब है, ठीक है, चाइना की एग्रेसिवनेस और बढ़ सकती है ना। इसलिए हम बैलेंस बना कर रखते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा दोस्ती ना ज़्यादा नाराज़गी, तो बैलेंस बना कर रखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत ने जो है रशिया को बोला नहीं, जाहिर सी बात है भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने बोला भी कि भाई साहब दिस इरा इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, ठीक है, इट इज़ एन इरा ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये आपने सुना भी होगा। तो भारत भी प्रयास कर रहा है कि लेट इंडिया बी ए मीडिएटर बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन टू सॉल्व दिस क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात कही यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लाइन विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक नीड ऑफ द कंट्री इंडिया ऑल्सो इंक्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया बाय मोर देन 3 times आफ्टर गेटिंग गुड ट्रेड डील्स। तो अभी आप देख सकते हो, ये भी आपने सुना होगा कि भारत अभी फ़िलहाल रशिया से ज़्यादा मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। एक तो ये कि सस्ते पड़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि भारत की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी अगर सस्ते में मिल रहा है तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा आपका असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो ग्लोबल लेवल पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इंडियाज पोजीशन। तो एनालिसिस ऑफ इंडियाज पोजीशन में वही हमने बोला, इसमें आपको तो यही ध्यान रखनी है कि भारत हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी है कि लंबा रिलेशनशिप रहा है रशिया के साथ, और सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं रहा है, डीपर रिलेशनशिप रहा है। जब भी हमें मदद की ज़रूरत पड़ी है तो रशिया हाजिर रहा है। 1971 का वॉर हो या फिर यूनाइटेड नेशन में हमारा समर्थन करने की बात हो, और भी बहुत सारे सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी में कॉपरेशन की बात हो, ठीक है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर भारत के फेवर करने की बात हो, तो इन सब मुद्दे में रशिया हमारा साथ देता रहा है। तो वही बात हो गई कि भाई साहब इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि आपका ऐसा नहीं कि एक मेहरबान करता जा रहा है, मेहरबानी करता जा रहा है और हम जो है उसके अगेंस्ट में जाएंगे, यही नहीं होता ना। बैलेंस होते हैं कि अगर वो हमें कुछ दे रहा है तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ यूँ कह सकते हो कि देने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ इंडिया ने बोला कि मीडिएटर के रूप में यहाँ पर देख लो, और भारत हमेशा से डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा है। एंड एक बात ये भी है कि आपको भी थोड़ा लग रहा होगा, आप भी महसूस कर रहे होगे कि भारत जब भी इस प्रकार के मुद्दे में पड़ता है तो
भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है इन द सेंस कि भाई साहब आप एक कॉमन स्टूडेंट आप रखते नहीं हो, ठीक है। यानी कि जब ये वॉर हुआ है तो ये तो वॉर ये तो क्रिटिसाइज करना चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं या फिर वेस्टर्न मीडिया बोलती है, ठीक है। और जब आप ग्लोबल इश्यूज पर एक कड़क स्टैंड नहीं लोगे तो फिर आप जो सपने देख रहे हो, एस्पिरेशन देख रहे हो बीइंग ए लीडिंग पावर बनने की, तो वो कैसे फुलफिल होगी। तो देयर शुड बी ए क्लियर पोजीशन, ये एक्सपर्ट कहते हैं, ऑन द कन्फ्लिक्ट दैट थ्रेटन्स द ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। ये बातें हैं। अब ये तो हमने कर ली बात, ठीक है, कि भाई साहब जो आपका इंडिया का पोजीशन रहा है वो क्या है। और भी हम देखेंगे इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सब दिया है, उन सबको भी हम देखेंगे। इस मैगजीन में तो उतना कवर नहीं किया गया है, लेकिन हम उसे भी कवर करेंगे, ठीक है। ये इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया हम उसे देखेंगे। और सबसे पहले हम इम्प्लीकेशंस ऑन द वर्ल्ड देख लेते हैं। तो उसको समझने के लिए पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि आज की जो विश्व है ना, द वर्ल्ड टुडे इज एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, है ना, इन द फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है कोई भी घटना एक जगह पर घटती है, किसी देश में घटती है, किसी रीजन में घटती है, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट कंट्रीज में होता है, क्योंकि भाई सब इंटरकनेक्टेड है। तब आप ही समझ लो बिजली के खंभे एक ही वायर से सबके घरों में गए और कनेक्शन काट दे एक जगह से, तो जाहिर सी बात है सबकी बिजली चली जाएगी, है कि नहीं है। तो वही बात है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सब किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई ट्रेड से जुड़े हुए हैं, कोई डिफेंस डील से है, तो कोई क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है, कोई फूड खरीदने का प्रयास करता है, तो एक और अदर सब इंटीग्रेटेड है। तो जाहिर सी बात है जब भी इस प्रकार की बड़ी इवेंट होगी तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा, सप्लाई का, है ना। क्यों? बिकॉज ये जो दो देश हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन एंड रशिया, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट इन रशिया, वीट की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, काफ़ी बड़े एरिया पर होती है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट है रशिया, ठीक है। तो जब विभिन्न देश ऑर्गेनाइजेशन जब इन पर सैंक्शन लगाएंगे तो एक्सपोर्ट पर भी तो प्रभावित होगा। अब एक्सपोर्ट पर प्रभावित होगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, गरीब देश जो इन इम्पोर्टेड वीट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उनकी तो खाने पीने पर आफत हो जाएगी। या फिर यूं कह सकते हो कि नेचुरल गैस का भी काफ़ी ज़्यादा सप्लायर है रशिया। तो अभी आप देख लो ना कि भले ही सैंक्शन लगा दिया है यूरोप ने रशिया के ऊपर, लेकिन वहाँ पर यानी कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है कि नहीं है। तो वो सब बातें हैं। तो ये सब है हमने देखा है। तो यहाँ पर देख लो, तो कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज विद द क्राइसिस। तो क्या कंसर्न्स है? पहली बात तो यही है कि मिसट्रस्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, वही हमने बात की कि भाई साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ग्लोबल लेवल पर, तो इनका तो अब लगता नहीं है कि कोई काम धंधा बचा है। क्यों? बिकॉज जो भी ग्लोबल इश्यूज रहे हैं उसको कहीं ना कहीं डील करने में नाकामी अभी देखने को मिली है। जैसे आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो ही चुका है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और भी जो भी है। उसी प्रकार से टेररिज्म की मुद्दा है ये, डिस्पाइट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द टेररिज्म। उसी प्रकार से है ना, राइजिंग एग्रेसिवनेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अलोंग विथ, अभी आप देख सकते हो कि दिस वॉर, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मिसट्रस्ट बनेगी इन द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन के भाई साहब कोई काम का है नहीं। जैसे वो WHO पर भी एक आरोप लगा था और यूपीएससी ने पूछा भी WHO के बारे में कि कोविड-19 वैक्सीन में WHO की नाकामयाबी देखने को मिली, तो क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हैं। उसी प्रकार से जो रशिया वॉर हुआ है यूक्रेन में, इसके कारण इमेंस ह्यूमन सफरिंग, किस प्रकार से फोटो बच्चों के आपने देखा होगा माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी के घर द्वार प्रॉपर्टी खाना पीना सब कुछ, परिवार सब कुछ छूट गया। और वो तो चलो वहाँ पर हुआ,
बाकी ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल ट्रेड डैमेज हुआ है ना, ये सब है। उसी प्रकार से एनर्जी क्राइसिस, तो रशिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस, अब जब वहाँ पर सैंक्शन लग गई तो जाहिर सी बात है सप्लाई की कमी हो गई ग्लोबल लेवल पे, और जब सप्लाई की कमी हो गई तो नेचुरल गैस की प्राइसेस जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो आप देख लो 45% से बढ़ा बिटवीन जनवरी एंड मार्च, और ये आपका कितना हो गया ये जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 45% बढ़ गई ये ध्यान रखना। और कहा भी जाता है कि भाई साहब जो प्राइस राइज हुई या फिर एनर्जी क्राइसिस हुई उसके कारण श्रीलंका की जो क्राइसिस है उसमें और ज़्यादा कंटिन्यूटी देखने के लिए, बिकॉज श्रीलंका भी तो नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है ना। तो जब इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल गैस इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी श्रीलंका में करेंसी डेप्रिसिएशन चल रहा है, तो फिर उसका असर श्रीलंका पर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद फूड एंड फर्टिलाइजर इंसिक्योरिटी, ये हमने आपको बताया कि जो आपका यूक्रेन रशिया रीजन है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रफली 30% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड 65% ऑफ सनफ्लावर। तो देख लो भाई, फैक्ट और डाटा यही बताता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, और साथ ही साथ ये जो आपका ब्लैक सी से जो शिप जाते थे प्रोडक्ट को ले लेकर दूसरे देश में फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स, तो उसको एक समय रोक दिया गया था, है ना। देख सकते हो ब्लैक सी पोर्ट के माध्यम से जो आपके ग्रेन शिपमेंट होते थे तो उसको रोक दिया गया था, तो इसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, हालांकि हाँ अब जो है फिर से इसको ओपन कर दी गई है। आपने सुना भी होगा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है, तो इसको रीओपन कर दिया गया है, तो ये मुद्दा तो समाप्त हो गया है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है ना पॉसिबल न्यूक्लियर क्राइसिस, वैसा युद्ध खत्म नहीं होंगे तो वॉर इस्युलेशन होगा। वॉर इस्युलेशन से और कुछ नहीं होता बल्कि फाइट और बढ़ती है, और देश जो है वो आगे आ जाते हैं कि भाई साहब ये लो आर्म्स, ये लो वेपन्स, लड़ाई को चालू रखो, ये सब चीज़ें निकल जाती है। अभी आप देख लो, मैंने एग्जांपल ही बताया, रिसेंट 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है कि आपका हाँ जर्मनी और यूएसए ने बेसिकली जो टैंक है ना, टैंक जो मिलिट्री टैंक होता है उसको यूक्रेन को देने का फैसला लिया था। साथ ही साथ वेपनाइजेशन ऑफ द ग्लोब, कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, है ना, लेकिन जिस प्रकार से ये जो वॉर चला है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे देश जो हैं वो और ज़्यादा वेपन बनाएंगे, है ना, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ये सब बात है। तो ये हमने देखा। उसी प्रकार से ये तो वर्ल्ड पर इम्पेक्ट हो गया, एंड नाउ वी टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया पर क्या इम्प्लीकेशंस होगा, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, आराम करिए, क्योंकि आई थिंक कि 1-8 घंटे का तो लेक्चर हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर को लंबा लेंगे ताकि आपकी एक एक डाउट इस मुद्दे को लेकर क्लियर हो जाए। तो होप अभी तक कोई भी डाउट आपको नहीं आ रहा होगा, बस लाइक शेयर कमेंट करते चलिए, ठीक है, और मज़े से आनंद लेते चलिए इस लेक्चर सीरीज का। एंड नाउ वी विल डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। तो हम ग्लोबल लेवल पर देखेंगे इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल, उसके वे फॉरवर्ड, एंड आपका ये जो इश्यू है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ही पता है भारत भी तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की दुनिया में जी रहा है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की दुनिया में जी रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर ये जो इवेंट घटित हुई है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने कोविड-19 की बात की, कोविड-19 भले ही इमर्ज हुआ था चाइना में, बट आप सोचो इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ, कितना डीप हुआ, और कितने लोगों की जान गई, ठीक है। तो वैसे भी आप समझ सकते हो। तो इम्पैक्ट को हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करें तो पहली बात तो ये समझिए कि भारत नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल
काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग आपका 80% मान के चलिए कि इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जब सप्लाई की कमी होगी तो आप हमें बताइए कि प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉर द इम्पोर्ट, है ना। अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो कंज्यूमर होंगे उनके लिए भी जो कमोडिटी प्राइसेस है ऑफ दैट प्रोडक्ट, अब वो दैट प्रोडक्ट में ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, या फिर आपके जो रशिया से इंपोर्ट की जा रही चीज़ें हैं वो भी हो सकता है। तो उन सब की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब उन सब की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, आप ही सोचो। इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ पर भी पड़ेगी, इसका इम्पैक्ट लोकल कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे प्रोडक्ट रसिया से एज ए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिया में उसे तैयार करते हैं। तो ये सब बातें हैं। जैसे मेटल्स की बात कर लो, है ना, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रसिया से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे पैलेडियम, ये सब बातें हो गई, तो ये सब भी न्यूज में आया था। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पर भी हो सकती है। तो ये देख लो, इस क्राइसिस के कारण लगभग जो 42% ऑफ रेटेड इंडियन कंपनीज है वो रिस्क फेस कर सकता है, स्पेशली ऑयल एंड गैस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स, बिकॉज यहाँ से ये रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। तो इसका इफेक्ट कंज्यूमर पर, इकोनॉमी पर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर, सब पर हो सकता है। तो ये हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट बात की। साथ ही साथ इनडायरेक्टली कह दो तो इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ जाएगा, है कि नहीं, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ये बातें हैं। और साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी का भी इश्यू आ सकता है। जैसे यहाँ पर देख लो, एक तो फूड सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है, जिससे आपका वीट शॉर्टेज हो सकती है। ठीक है, हालांकि फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी खासी तगड़ी है, तो ये इश्यू तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज, लेकिन इसको भी डील किया है भारत ने, बिकॉज आप देख ही सकते हो कि रसिया के साथ हम जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ज़्यादा कर दिए है। ठीक है, तो ये बातें भी है। तो भारत अपने तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, ये भी आप देख सकते हो। एंड एग्रीकल्चर पर भी इशू आ सकती है। एग्रीकल्चर पर इशू कैसे आ सकती है, बिकॉज रशिया जो है या फिर यूक्रेन, दोनों जगह से हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। जैसे एक डाटा के अनुसार, और आप डाटा को लिख सकते हो कि रशिया जो है टोटल ग्लोबल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट में 15% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के फील्ड में। उसी प्रकार से पोटैश फर्टिलाइजर की बात करें तो 17% रशिया कंट्रीब्यूट करता है। तो ये डाटा से भी आपको पता होगा। और भारत में कौन से फर्टिलाइजर की कमी पड़ती है आपको ही पता है, जो हम मेजोरिटली इंपोर्ट करते हैं। आप बताओ, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल, ये हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका भी कॉस्ट बढ़ सकता है। तो ये मैंने एग्रीकल्चरल डायमेंशन ले लिया। और एक जियो पॉलिटिकल की बात करें तो जियो पॉलिटिकल वही है कि जो यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज है वो भारत पर दबाव देते रहता है कि भाई साहब जो है आप रशिया के साथ कॉपरेशन नहीं करिए, है ना, ये सब बातें हैं। तो भविष्य में लेट से कि अगर ये वॉर इससे लेट होता है तो और ज़्यादा दबाव बढ़ सकती है, तो भारत को दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज रशिया और इंडिया काफ़ी ज़्यादा डीप कॉपरेशन से रखते हैं। एंड उसके बाद ये भी है कि चाइना जो है एडवांटेज ले सकता है ऑफ द वॉइड क्रिएटेड बाय रशिया टू डीपेंड इट्स प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया। साथ ही साथ ये भी आप देख लो, अभी जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया को जो सामान की ज़रूरत है उसको कौन फुलफिल कर रहा है, तो उसमें से एक मेजर देश जिसका नाम सामने आता है वो है चाइना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है
चाइना और रशिया की वो बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर चिंता की बात हो ही जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऑल्सो चाइना विल इंक्रीज आर्म्स सेल टू द रशियन आर्म्स कंज्यूमर कंट्री, ये बात है। एंड वे फॉरवर्ड को ही है, तो वे फॉरवर्ड में आपका स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी फॉलो करने की बात करी जाती है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने की बात की जाती है। ठीक है, और भी एक आध कारण है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको साइडलाइन से बता देता हूँ। एक तो मेटल्स का हो गया, जैसे टाइटेनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है, या फिर डायमंड सब की बात कर लो, तो यहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब वॉर और सैंक्शंस कंटिन्यूड रहेगी, तो भारत की जो डिमांड है इन सब चीज़ों की या सिर्फ इन सब इंडस्ट्री की, तो उसको फुलफिल होने में दिक्कत होगा। तो ऐसे में इन्फ्लेशंस बढ़ेंगी। ठीक है, सप्लाई चेन इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ सेमी कंडक्टर का हब जो भारत बनने का प्रयास कर रहा है, अब जो रॉ मटेरियल्स है वो इन देशों से भी सप्लाई होते हैं, तो इसके पर भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट कंसर्न्स भी बोली जाती हैं, बिकॉज इंडिया अच्छे खासे प्रोडक्ट रशिया को एक्सपोर्ट करता है, जैसे फार्मा हो गया, या फिर टी एक्सपोर्ट है। टी एक्सपोर्ट की बात करें तो एक डाटा भी है, 18% टी एक्सपोर्ट रशिया को किया जाता है। तो अगर लेट्स से कि भविष्य में इकोनॉमिक सैंक्शन सब लगाई जाती हैं रशिया के ऊपर, तो भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। जैसे एग्जांपल भी देख लो कि ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है। एक समय था जब हम ईरान से अच्छा खासा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस अब वो भी नहीं कर पाते, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी प्रभावित हुआ है। ये बातें हैं। ये तो वे फॉरवर्ड हो गया इसका, रशिया यूक्रेन वॉर का। इन जनरल अगर हम इंडिया और रशिया के रिलेशंस के वे फॉरवर्ड को देखें, तो वही बात है कि भाई साहब सिर्फ डिफेंस पर ही फोकस्ड मत रहिए, एरिया ऑफ कॉपरेशन को बढ़ाइए, है ना, ट्रेड इंटीग्रेशन, ट्रेड कॉपरेशन, इन सब को बढ़ाइए। जैसे चाइना और रशिया के साथ जो कॉपरेशन है ट्रेड का, काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया भी तो कर सकता है ना। तो एनर्जी एंड डिफेंस के अलावे नए एरियाज ऑफ कॉपरेशन ढूंढिए। एक और सजेशन दिया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको क्रिएट करिए बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, तो ये भी फैसिलिटेट करेगा ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये आपका यूरोपियन यूनियन नहीं है, ध्यान रखना, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। अब ये क्या है, ये आप गूगल पर सर्च करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी है। उसके बाद साथ ही साथ बैलेंस कर रशिया, बैलेंस चाइना। ठीक है, अब रशिया को भी कहीं ना कहीं एक अप्रीहेंसिव लगा रहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में, सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा है। तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के राइजिंग ग्लोबल पावर को कंटेन कर सकता है, इसलिए भारत के साथ रशिया जो है वो दोस्ती बना के रखता है, और भारत का भी यही कंसर्न है। तो जाहिर सी बात है, फॉर बोथ द कंट्रीज दे नीड टू वर्क टुगेदर थ्रू एससीओ प्लेटफॉर्म्स, जो आपका संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, विच वी विल डील इन द बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्लास जो हम करेंगे। उसके बाद आर्कटिक पॉलिसीज, तो ये बात है। अभी आप देख लो, कहा जाता है कि आर्कटिक में बहुत सारे रिसोर्सेज दबे पड़े हैं, तो रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की बात है। एंड इंडिया कैन वर्क विद द कंट्री लाइक जापान, साउथ कोरिया इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। एंड एक तो ये कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो आर्कटिक पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है उसको कर्व करे, जो रशिया भी चाहता है। कनेक्टिविटी, ये बातें हो गई। उसके बाद दोनों देश हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था पहले क्लास में। साथ ही साथ यूएस रशिया टेंशन्स को कम करने की ज़रूरत है, ये भी है। अगर यूएस रशिया टेंशन्स कम होता है तो इससे इंडिया को तो वैसा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन बात यही है ना, ये टेंशन ख़त्म ही नहीं होती है ना। तो ये देख लो आप, तो इससे क्या होगा कि रशिया के साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे इंडिया के, और यूएस के साथ भी, तो मज़े मज़े। वैसे अभी भी ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है तो फिर और भी अच्छी बात है। लेकिन आप बताओ, क्या ये दोस्ती संभव है? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है।
और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पर भी अच्छा रिस्पॉन्स बनेगा, दैट इज़ द पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर। एंड इंडिया कैन लेवरेज इट्स वार्म रिलेशन विथ बोथ यूएस एंड रशिया। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का रिलेशन इन दोनों देश के साथ अच्छा है, तो इंडिया जो है नज़दीकियाँ बढ़ा सकता है इन दोनों देश के बीच। ठीक है, तो कोल्ड पीस स्थापित करने में मदद कर सकता है इंडिया बिटवीन दीज टू कंट्रीज दैट वी हैव डिस्कस, दैट इज रशिया एंड यूएसए। ये सब बातें हो गया। उसके बाद 2+2 डायलॉग, यानी कि अभी जो है यूएस के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग है ना। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ वन नेशन एंड डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द अदर नेशन एक साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं मुद्दे पर। तो इंडिया और रशिया ने भी इस डायलॉग को स्थापित करने का प्रयास किया था ऑन द सेम पैटर्न, ताकि कॉपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। तो कंक्लूज़न वही है भाई साहब, कंक्लूज़न वही है कि अभी भी रशिया इज़ वन ऑफ द ग्रेट पावर्स। तभी तो आप देख लो इतने सारे यूरोपियन देश, अदर कंट्रीज विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, बिकॉज रशिया ने वार्न कर रखा है कोई भी अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो प्रबल है ही है। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया इम्प्रूव करे, क्लियर फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्शंस हो फॉर इंडिया टू मॉडरेट रशियाज टिल्ट टुवार्ड्स चाइना। ये ना हो जाए, अभी तो भारत का कंसर्न यही होना चाहिए कि जो वॉर है वो ख़त्म हो। और दूसरी इम्पोर्टेंट अभी तो ये है कि रशिया चाइना के साथ नज़दीकियाँ ना बढ़ा ले। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा लेक्चर ख़त्म किया। ये लेक्चर थोड़ा लंबा गया, लेकिन इस पर मुझे इंटरेस्ट भी था पढ़ाने का, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल से पढ़ाया है। एंड होप कि एक एक मुद्दे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इस टॉपिक को लेकर कोई दिक्कतें नहीं रही होगी। और अगर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये भी आप पढ़कर आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।